वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, एडोलेसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर बिहेवियर। तो आप सोच रहे होंगे एडोलेसेंट लर्नर बिहेवियर या फिर एडल्ट लर्निंग बिहेवियर हम लोग क्यों देखें। तो हम लोग नेट की तैयारी करें। नेट करने के बाद जब जीआरएफ करेंगे और उसमें हम लोग का पीएचडी कंप्लीट होगा, तब हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन में टीचर बनेंगे। और जब हम लोग टीचर बनेंगे तब मेनली हम लोग के स्टूडेंट जो होंगे वो एडोलेसेंट होंगे या फिर एडल्ट लर्नर होंगे। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर, जहाँ पर आप लोग को ये थ्योरी पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। पहले देखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? हम लोग के आस पड़ोस का जो जगह होता है, जो हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तब हम लोग का आस पड़ोस का जगह, जैसे क्लास हो गया, क्लासरूम हो गया, चेयर, टेबल, बोर्ड, ये सब कुछ मिला के बनता है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। तो मान लीजिए आपका क्लास है, उसमें रेड कलर है, आपके क्लास रूम के जो दीवार है उस पर रेड कलर है, तो इससे क्या आता है आपको आइडिया कि है डेंजर। ग्रीन कलर अगर रहेगा तो आपको आइडिया आएगा कि वहाँ बहुत काम है, बहुत शांत जगह है। और अगर ब्लैक कलर रहा तो फिर क्या दिमाग में आएगा आपका? वहाँ पर मिस्ट्री है। यही है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब हम लोग का आस पड़ोस का एनवायरनमेंट हमारे लर्निंग पे कैसे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। पहले 3 टाइप ऑफ लर्निंग होते हैं। जो पहला टाइप ऑफ लर्निंग होता है उससे कहा जाता है फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग क्या होता है? जो ज़्यादातर केसेस में होता है, जो क्लासरूम में होता है या फिर लेक्चर हॉल में, जहाँ पर एक टीचर रहते हैं और स्टूडेंट सारे बैठे रहते हैं और टीचर सबको लेक्चर देते हैं। इसी को कहा जाता है आपका क्लासरूम लर्निंग। दूसरा अगर देखा जाए तो उसमें है आपका नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है? मान लीजिए हम लोग के स्कूल के तरफ से जब जू में ले जाया जाता है या फिर बोटेनिकल गार्डन ले जाया जाता है, वहाँ पर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स देखे उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वहाँ से भी लर्निंग होता है। इसे कहते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग। और अगर इनफॉर्मल लर्निंग की बात की जाए, इनफॉर्मल लर्निंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वॉलेंटियर वर्क। हम लोग जब किसी काम के लिए वॉलेंटियर करते हैं, मान लीजिए रास्ता साफ करना है या फिर पौधा लगाना है, उसके लिए जो हम लोग वॉलेंटियर करते हैं उससे कहा जाता है आपका इनफॉर्मल वर्क। फिर हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में अगर देखा जाए, सबसे पहले आप लोग एक पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आपको कौन से क्लासरूम ज़्यादा अच्छा लग रहा है? तो ऑब्वियसली आंसर आपका होगा सर जो क्लीन है, साफ है, उसी क्लासरूम में हम लोग का ज़्यादा मन है। तो यही है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। जो आपका आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है, जो फिजिकल बॉडीज है, उन्हें कहा जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि टेबल, चेयर, फिर बोर्ड, इन्हें कहा जाएगा फिजिकल एनवायरनमेंट। सेकेंड में आता है फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब ये फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब होता है हम लोग के अंदर में कैसा सिचुएशन है। जैसे हम लोग के अंदर स्ट्रेस है या फिर हम लोग ने किसी से झगड़ा करके आया है, तो क्वारेल किया है, तो ये सब से क्या होता है हमारे स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। ये सब ज़्यादातर स्पेलिंग जो है मैं गलत लिखूंगा, पर स्पेलिंग पे नहीं, आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। तो जैसे मैं बता रहा था फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ज़्यादातर टाइम पे वो हम लोग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप मान लीजिए किसी चीज़ के स्ट्रेस में है या फिर आपने किसी से झगड़ा करके आए, तो आप उस टाइम पे नहीं पढ़ पाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। यही है आपका फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट में हम लोग के जो दोस्त होते हैं, हम लोग के जो लोग होते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं, उनके साथ हम लोग का कैसा रिलेशन है, जिन्हें हम जानते हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है, उस पर डिपेंड करता है सोशल एनवायरनमेंट।
पीपल हु नो अस, जैसे हमारे दोस्त हो गए, हमारे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, यही है हम लोग के सोशल एनवायरनमेंट। फिर आता है मोटिवेशनल क्लाइमेट। मोटिवेशनल क्लाइमेट क्या होता है? एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो पढ़ पाए। जैसे कि बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं उनके पिक्चर लगाए जाते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जैसे देखेंगे, उनमें अगर आप लोग टॉप करेंगे तो न्यूज़पेपर में आपका फोटो आएगा, फिर आपको गाड़ी, गिफ्ट, ये सब मिलता है। तो यही होता है आपका मोटिवेशनल क्लाइमेट। यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ वो मोटिवेशनल क्लाइमेट दिखाता है। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इस पिक्चर को। तो ये है आपका मोटिवेशनल क्लाइमेट। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडियन गोरखास 12th बोर्ड एग्जाम टॉपर्स लिस्ट, मतलब क्लास 12 में 10 और 12 में कौन कौन टॉप किए हैं उनका लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग के पिक्चर होंगे, मतलब जिन बच्चों ने टॉप किया उनके पिक्चर, फिर यहाँ पर नाम, परसेंटेज, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब लिखा रहता है। ये है एक मोटिवेशनल देने का तरीका। ये हो गया मोटिवेशनल क्लाइमेट। फिर आएंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक पे। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो पहले आता है फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। अब ये फील्ड क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में समझिए। हम लोग जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का इससे कहा जाता है पिच, और आसपास का जितना जगह होता है उसे कहा जाता है फील्ड। ठीक वैसे ही इस जगह में जो बीच का जगह वो है आप, स्टूडेंट, और जो आसपास का जगह है जैसे कि आपके टीचर हो गए, आपके बुक्स हो गए, या फिर आपके नोट्स हो गए, ये सब बन गया आपका फील्ड। तो पहला है फील्ड डिपेंडेंट। इसका मतलब जो अपने टीचर्स पे, बुक्स पे, नोट्स पे, अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट है, वो हो गया आपका फील्ड डिपेंडेंट स्टूडेंट। और फील्ड इंडिपेंडेंट ठीक इसका उल्टा, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो सिर्फ अपने भरोसे पे है, उसे कहा जाएगा फील्ड इंडिपेंडेंट। फिर आता है दो डिफरेंसेस, जो कि है रिफ्लेक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। अगर हम लोग कोई भी क्लासरूम में देखें तो हम लोग को दो तरीके बच्चे मिलते हैं, एक होते हैं रिफ्लेक्टिव और एक होते हैं इम्पल्सिव। अब ये इम्पल्सिव बच्चे कौन होते हैं? इम्पल्सिव बच्चे वो होते हैं जो क्लास में सबसे पहले हाथ उठाएंगे और आंसर देते हैं। इम्पल्सिव बच्चे कैसे होते हैं? ये बहुत फास्ट होते हैं, आंसर्स देने में ये बहुत फास्ट होते हैं। पर इनका गलत क्या होता है, ये फैक्ट्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते। मतलब जो क्वेश्चन है उसको क्लियरली सुनने से पहले ये आंसर दे देते। इससे क्या होता है, इनका जो आंसर देना होता है वो भी गलत होता है। तो ये होता है इम्पल्सिविटी। फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्टिविटी वाले बच्चे कैसे होते हैं, जो ये हाथ नहीं उठाते। वो लोग क्या करते हैं, टीचर्स का वेट करते हैं कि उनका अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाए तभी वो आंसर देंगे। और ये लेट आंसर देने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन जो पूरा है वो अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, और क्वेश्चन अच्छी तरीके से सुनने के कारण वो आंसर भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो यही है आपके रिफ्लेक्टिव और इम्पल्सिव। फिर तीसरा आएगा क्लासरूम बेस्ड लर्निंग। क्लासरूम बेस्ड लर्निंग में सबसे पहले आते हैं विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं, जो देख के कोई चीज़ याद रखते हैं। जैसा हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मान लो कोई जू जाते हैं या फिर बोटानिकल गार्डन जाते हैं, तो वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को देख के जो उनके बारे में याद रखे, वही है आपका विजुअल लर्नर। फिर है आपका ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर में क्या होता है, जो कोई साउंड को सुन के याद रखता है। इसलिए हम लोग को बचपन में ये बताया जाता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर पढ़ना हो तो आपको वो चीज़ जोर जोर से पढ़ना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। ये होता है ऑडिटरी लर्नर। और तीसरा है आपका मोटर लर्नर्स। मोटर लर्नर्स क्या होते हैं, तो मोटर लर्नर्स वो होते हैं जो कोई काम करके सीखते हैं। जैसे आपका हो गया साइकिल चलाना या फिर स्विमिंग करना, ये सारे हो गए आपके मोटर लर्नर्स, जो कोई काम करने के बाद, कोई एक्टिविटी करने के बाद सीखा जाता है। फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग।
ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स को कैसे अलग किया जाता है। पहले है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में आप एक्टिवली किसी को सुनते हैं, स्पीकर को सुनते हैं। जैसे क्लासेस में स्टूडेंट्स टीचर्स को जो टीचर है उससे पूरे ध्यान से सुनते हैं, उसे कहा जाता है एक्टिव लिसनिंग। फिर आता है एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग में क्या होता है, आप किसी से जब प्यार करते हैं या फिर आपको उसके तरफ सिंपैथी रहता है, तो फिर आप उसकी आवाज़ सुनने के बाद ट्राई करते हैं, उसकी बातें सुनने के बाद ट्राई करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए। इसे ही बोला जाता है आपका एम्पैथिक लिसनिंग। फिर आता है आपका इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग में क्या होता है, आप किसी का बात सुनते हैं, फिर बात इसलिए सुनते हैं ताकि आपको वापस आंसर देना होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है डिबेट में, जब आप किसी की बात सुनते हैं, आप ध्यान से इसलिए सुनते हैं ताकि उसका आप आंसर बैक कर पाए और उसने क्या क्या गलत बोला है ये सब पॉइंट आउट कर पाए। इसे ही बोला जाता है आपका इवैल्यूएटिव लिसनिंग। फिर चौथा आता है अप्रिशिएटिव लिसनिंग। अप्रिशिएटिव लिसनिंग कौन से केस में होता है, जैसे आप कोई यूट्यूबर को सुनते हैं या फिर कोई कॉमेडी शो में जाते हैं या फिर कोई एक मूवी देखना जाते हैं। यहाँ पर जब आप जाते हैं तब आप जो स्पीकर है उसको पहले से जानते हैं, जो स्पीकर है उसे पहले से जानते हैं और स्पीकर को अप्रिशिएट भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल पकड़ ले, यहाँ पर अभिषेक है, तो अभिषेक का शो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, फिर जाके आपने टिकट खरीदा होगा और तभी आप वहाँ पर उसके कॉमेडी शोज में जाओगे। तो ये हो गया अप्रिशिएटिव लिसनिंग, कि आप सुनते हो ताकि उसको ठीक से अप्रिशिएट कर पाओ। फिर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग स्टूडेंट्स करते हैं। हम लोग ने थोड़े पहले ही पढ़ा था कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्पल्सिविटी और एक होता है रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स क्या है, मतलब जो पढ़ाई को सुनते हैं उसके बारे में थिंक करते हैं, फिर समझते हैं कौन से जगह पे मैं उस पढ़ाई को अप्लाई कर पाऊंगा। इन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। और ये मेनली कौन होते हैं, तो फिर स्टूडेंट। सेकेंड में आते हैं क्रिएटिव थिंकर्स। इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना होगा, ये कौन होते हैं, आर्टिस्ट। फिर आते हैं प्रैक्टिकल थिंकर्स। प्रैक्टिकल थिंकर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल थिंकर्स आपके जितने स्टैटिस्टिक्स है, फिर आपके डाटा है, ये सब पहले नॉलेज गेन करते हैं और इसके ऊपर ही अपने डिसीजन मेक करते हैं। जो भी वो डिसाइड करना चाहते हैं उसके बाद डिसीजन करते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल थिंकर्स। इसका एग्जाम्पल है आपका बिजनेसमैन। चौथा आता है आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकर। कॉन्सेप्चुअल थिंकर के बारे में अगर बात की जाए, मान लीजिए ये आदमी जो है ये कार बनाना चाहता है, तो इसके लिए ये न्यूटन के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा। न्यूटन के बारे में जब ये पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा, तब वो क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि न्यूटन ने दिया था लॉस ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन से उसको क्या पता चलेगा, तो मोशन के बारे में पता चलेगा। और मोशन क्यों पता चलना चाहिए, क्योंकि वो कार बनाएगा। तो एक चीज से दूसरे चीज को जब रिलेट करके कोई पढ़ पाता है और अपने फाइनल एम के लिए पढ़ता है, उसे कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल थिंकर। फिर आता है एडोलेसेंस लर्नर। ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मैं भी पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। चलिए फिर से चैप्टर पे वापस आते हैं।
तो यहाँ पर पढ़ेंगे एडोलेसेंस लर्नर के बारे में। तो इससे पहले एडोलेसेंस लर्नर के बारे में हम लोग पढ़े। एडोलेसेंस जो है उसे 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है आपका अर्ली एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस की बात की जाए अगर, तो ये चलता है आपके 10 to 12 ईयर्स तक, 10 से 12 साल तक चलता है आपका अर्ली एडोलेसेंस। ये आपका सबसे पहला स्टेज होता है और इसमें होता है आपका ग्रोथ ऑफ हैंड एंड फीट। ग्रोथ ऑफ हैंड एंड फीट होता है मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो ग्रो करने लगते हैं। और यहाँ पर ही हम लोग सबसे पहले डिमांड करते हैं प्राइवेसी का, और ये प्राइवेसी मांगने की वजह से हमारे फैमिली जो है, फैमिली मेम्बर से हम डिस्टेंस हो जाते हैं और हम लोग किसके तरफ चले जाते हैं, अपने पियर्स के तरफ। पियर्स मतलब अपने दोस्तों के तरफ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ना कि फैमिली के तरफ। उसके बाद आता है मिडिल एडोलेसेंस। ये सबसे हार्ड वक्त होता है और इसी वक्त हर बच्चे को लगता है कि वो दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है और दुनिया के सारे राज उसको पता है। ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, ये आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। ये एज ऐसा है कि सबके साथ सेम चीज़ होता है। तो ये एज ग्रुप क्या है, फ्रॉम 12 to 16 ईयर्स। फ्रॉम 12 to 16 ईयर्स हम इस चीज़ के थ्रू जाते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त पे हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स फ्लो करते हैं और हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। बॉडी में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं और ये हार्मोन्स फ्लो करते हैं, तो ऑब्वियसली किसी कारण से ही करने होंगे। तो ये कॉज करते हैं जेनेटिक डेवलपमेंट और बॉडीली डेवलपमेंट। अगर लड़के और लड़कियों में देखा जाए कि लड़का और लड़की में किस में ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ये गर्ल्स में। गर्ल्स में जो इसका इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है और उनका इसलिए जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी बॉयज से ज़्यादा होगा। मान लीजिए आप एक लड़का लेते 15 ईयर्स का और वहीं पे एक लड़की लेते 15 ईयर्स का, तो ऑब्वियसली जो बच्ची है 15 साल की, उसका मैच्योरिटी इस लड़के से आपका ज़्यादा होगा। मैच्योर्ड अगर देखा जाए तो वो लड़की होगी। फिर आता है लेट एडोलेसेंस। लेट एडोलेसेंस वो टाइम होता है जब हम लोग फिर से अपने होशो आवाज़ में वापस आते हैं। तो लेट एडोलेसेंस कब होता है, तो ये होता है 16 to 19 ईयर्स। ये होता है हम लोग का अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी, इसमें हम लोग फिर से कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। इससे पहले हम लोग को लगता है सिर्फ दोस्ती प्यार यही सब दुनिया है, पर इस वक्त हम लोग को समझ में आता है कि प्यार व्यार सब धोखा है, अभी पढ़ाई कर लो मौका है। इसी टाइम पे अगर आप देखेंगे 16 to 19 ईयर्स हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है कि क्लास 10 के बाद कौन से स्कूल में जाएंगे या फिर 12 के बाद कौन से कॉलेज में जाएंगे। जितने करियर के डिसीजन होते हैं हम लोग को करियर का डिसीजन यहाँ पर सबसे पहले लेना पड़ता है। यहीं पे बच्चा सबसे पहली बार फिर से समझता है कि वैल्यू ऑफ देयर फैमिली। इससे पहले मैंने जैसे बताया कि उसे लगता है दोस्त प्यार ही मेरे सब कुछ है, पर इस टाइम तक उसे आस्ते आस्ते रियलाइज होने लगता है कि दुनिया में अपना अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली है। फिर आते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स पे। एकेडमिक अचीवमेंट पे हम लोग देखेंगे कि एडोलेसेंट जो होते हैं उनके लर्निंग बिहेवियर कैसे होते हैं और एकेडमिक्स में वो कैसा बिहेव करते हैं। तो वो होते हैं डिपेंडेंट ऑन टीचर। तो वो जो एडोलेसेंट स्टूडेंट होता है वो पूरी तरीके से अपने टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो अपने टीचर पे ऊपर डिपेंड करता है उसे क्या कहा जाता है, थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने पढ़ा था। तो फिर उसे कहा जाएगा फील्ड डिपेंडेंट। अपने टीचर्स के ऊपर अपने आस पड़ोस के ऊपर डिपेंड है उससे कहा जाता है फील्ड डिपेंडेंट। फिर आता है द लर्नर एड्स ऑन टू द ओल्ड इंफॉर्मेशन। तो जो लर्नर है वो अपने पुराने इंफॉर्मेशन में नया इंफॉर्मेशन ऐड करते रहता है। जैसे पुराना इंफॉर्मेशन मान लीजिए
आपको ये फील्ड डिपेंडेंट के बारे में आपको पुराना इंफॉर्मेशन दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट एडोलेसेंट का बताने टाइम ये बताया गया कि वो लोग होते हैं डिपेंडेंट ऑन टीचर। तो आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन मिलाने में आसानी होगा। यही होता है आपके एडोलेसेंट एज में। फिर आता है गोल ओरिएंटेड। इस टाइम तक जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता हो जाता है कि मुझे पढ़ाई किस लिए करना है और मेरा गोल क्या है। मान लीजिए कोई प्राइज जीतने के लिए पढ़ाई करता है, कोई क्लास में टॉप करने के लिए पढ़ाई करता है, तो इस वक्त तक उसे पता चल जाता है कि बच्चे का गोल क्या है और वो किस चीज़ को अचीव करना चाहता है। फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये भी हम लोग ने थोड़ी देर पढ़ा था। दो तरीके का होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिव और दूसरा होता है इम्पल्सिविटी। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता था, जो हम लोग दिमाग से सोचते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे और क्या पढ़ना है किस लिए पढ़ना है वो समझते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो आप देख ही सकते हैं ये बुक जो लिखा है केवीएस मदनसन ने, ये एक नंबर बुक किस लिए माना जाता है कि आप एक चीज़ से दूसरा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं और चैप्टर के हर एक पॉइंट को याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस इसमें हम लोग देखेंगे कि एडोलेसेंट जो है उसको सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस के थ्रू जानना पड़ता है। पहला तो होता है उसका सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी में क्या होता है कि हम लोग किस लिए हुए हैं, मेरा एम क्या है और मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ। इसका जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, ये एडोलेसेंट टाइम पे आता है। फिर आता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। ओवर थिंकिंग मतलब कोई छोटी चीज़ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसे कहा जाता है ओवर थिंकिंग। फिर आता है पीयर प्रेशर, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स और जिसके कारण बहुत जन का फ्यूचर खराब हुआ। पीयर मतलब हमारे दोस्त, और हमारे दोस्त जो हम लोग के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं उसे कहा जाता है पीयर प्रेशर। हमारे दोस्त ताकि हम लोग को कूल सोचे या फिर हम लोग को फैशनेबल सोचे, इसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं और इसलिए भी पीयर प्रेशर में आके काम करते हैं ताकि हम लोग को अपने दोस्त का ग्रुप ना छोड़ना पड़े और हम लोग अपने दोस्त के ग्रुप में रह सके। इसका जो सबसे वर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है डिविएंट पीयर कॉन्टेजियन। डिविएंट पीयर कॉन्टेजियन में क्या होता है, आप जब कोई गलत काम करते हो उसको आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं बाई आइदर लाफिंग और बाई एनकरेजिंग यू। जैसे कि आप अगर क्लास में टीचर को डिस्टर्ब करते हो तो फिर सब बच्चे बोलते हैं कितना कूल है कितना कूल है, या फिर आप अगर किसी से मारपीट करते हो तो सभी आपके लिए हुटिंग करते हैं, चीयरिंग करते हैं। तो ये सब जो गलत चीज़ों के लिए हमारे दोस्त हम लोग को सपोर्ट करते हैं, इससे ही बोला जाता है डिविएंट पीयर कॉन्टेजियन। अब मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि दो दोस्त लड़ाई कर रहे हैं और पीछे आप बैकग्राउंड में सुन पाएंगे कि उनके दोस्त कैसे हंस रहे और उनको और भी एनकरेज कर रहे हैं। तो ये रहा वीडियो। सुनिए। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस हो गया। तो आपने देखा है कि दोस्त जो है वो कैसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हंस रहे उसके ऊपर ताकि उससे और भी गुस्सा आए और वो फाइटिंग चलाता रहे। और आपने अगर ध्यान से देखा होगा, ये आप देख सकते हैं पीछे जो बच्चे हैं वो सब कैमरा निकाल के, अपनी मोबाइल निकाल के उसका वीडियो बना रहे हैं ताकि बाद में वो स्कूल में उस चीज़ को दिखा पाए और स्कूल में सभी उसके मजाक उड़ा पाए। तो यही है आपका डिफरेंट पीयर कॉन्टेजियन। फिर आता है आपका होमोफिली। होमोफिली का मतलब होता है एडोलेसेंट पीरियड में हम लोग जाते हैं, उससे पहले जब हम लोग छोटे रहते हैं तो फिर एक बहुत फेमस टॉपिक रहता है कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़।
इस उम्र में जाने तक, एडोलेसेंट में जाने तक हम लोग ये चीज़ छोड़ देते हैं। इससे पहले गर्ल्स सिर्फ गर्ल्स के साथ घूमते हैं और बॉयज़ सिर्फ बॉयज़ के साथ ही घूमते हैं। पर आस्ते आस्ते एडोलेसेंट पीरियड में हम जाते हैं तब हम लोग होमोफिली अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग दोस्ती करते हैं अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ। मतलब लड़का लड़की के साथ दोस्ती करता है और लड़की लड़कों के साथ दोस्ती करती है। जिनका बिहेवियर सेम होता है और अपने चॉइसेस सेम होते हैं, वो एक साथ दोस्त बन जाता है। इसके बाद देखेंगे इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस की अगर बात की जाए तो फिर इमोशनल चेंजेस में देखेंगे हम लोग के कौन कौन से आदत है जो हम लोग को हैम्पर करते हैं स्टडीज़ को, मतलब स्टडीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस सबसे बुरा होता है हम लोग के पढ़ाई के लिए। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप पढ़ाई में बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, और आपने पढ़ाई कर भी लिया तो उस चीज़ को आप कभी भी याद नहीं रख सकते हो। तो अगर इमोशनल चेंजेस देखा जाए तो स्ट्रेस पढ़ाई के लिए सबसे बुरा होता है। मूड स्विंग फॉर यंग गर्ल्स आर कॉमन। तो हम लोग ने इससे पहले एडोलेसेंस में पढ़ा था कि गर्ल्स का सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी होता है। ये मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स फ्लो करते हैं, मच मोर देन बॉयज़। इसके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स फ्लो करते हैं, इसलिए उनके मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग मतलब उनके जो मूड है वो कभी भी चेंज हो सकता है, उन्हें कभी भी गुस्सा आ सकता है और कभी भी खुश हो सकते हैं। तो यंग गर्ल्स को इसके थ्रू जाना पड़ता है इन द यंग एज ऑफ एडोलेसेंस। फिर देखेंगे कॉन्सेंस फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है हम लोग को आइडिया होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। हम लोग आस्ते आस्ते भगवान है कि नहीं, भगवान कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं। तो यही है आपका कॉन्सेंस फॉर्मेशन। फिर हम लोग देखेंगे पीजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अगर उसके थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो उनने जो बच्चों के डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है आपका सेंसरी पीरियड। सेंसरी पीरियड कब होता है? फ्रॉम 0 to 2 years, मतलब पैदा होने से 2 साल तक कहा जाता है सेंसरी पीरियड। इसमें हम अपने 5 सेंसेस जो है उसे एक्सप्लोर करते हैं, जैसे सुनना, किसी चीज़ को, हियरिंग समथिंग, ईटिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, ईटिंग, टेस्टिंग, टचिंग। तो ये सब जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं वो सब हम लोग सेंस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। आप किसी भी बच्चे को देखिएगा तो वो चीज़ें देख लेता है, हाथ से छूने का ट्राई करता है, या फिर आप उसे कोई भी चीज़ देंगे तो वो चॉकलेट समझ के खा लेता है। तो इस टाइम पे हम अपने सेंस जो है उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं ड्यूरिंग द सेंसरी पीरियड। फिर आता है आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्री ऑपरेशनल पीरियड चलता है आपके 2 से 7 साल तक। इसमें हम लोग थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेजिन करना। जैसे बच्चों में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि वो इमेजिनरी फ्रेंड रखते हैं। इमेजिनरी फ्रेंड्स, जैसे वो अपने साथ ही टी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो इमेजिनरी फ्रेंड है उसका, फिर घर घर खेलते हैं। ये सब होता है इमेजिनेशन के थ्रू। और इस एज में वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, जैसे चांद इतना दूर क्यों है, चांद क्यों चमकता है। वो कोई भी चीज़ जब देखते हैं तब उससे क्वेश्चन करते हैं। तो ये होता है प्री ऑपरेशनल पीरियड। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड। कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड की अगर बात की जाए, ये एज होता है 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज। इसमें आस्ते आस्ते स्कूल में हम लोग डेवलप करने लगते हैं और हम लोग को चैप्टर्स ऐड किए जाते हैं, सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंड करने लगते हैं कोई कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए अगर 2 ग्लासेस है
एक ग्लास में कम जूस दिया हुआ है, कम जूस मतलब एक ग्लास ऐसा है, ब्रॉड ग्लास है, और एक पतला सा ग्लास है। पतले से ग्लास में जब ये आप जूस पोर कर दोगे, मतलब इसमें ढाल दोगे, तो ये जूस ज़्यादा दिखेगा, इसमें ज़्यादातर दिखेगा। पर कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड में जिस बच्चे का दिमाग पीरियड है, वो ये समझ जाएगा कि दोनों जूस में जो क्वांटिटी है जूस का वो सेम है। तो कोई बच्चा जो है वो तो बेवकूफ़ बन सकता है इस चीज़ से, पर जिसका ये कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड चल रहा है वो आपके कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज नहीं हो सकता, सिर्फ ये पतला ग्लास है इसलिए लग रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो गया। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड होता है आपके 11 टू 15 ईयर्स। 11 टू 15 ईयर्स होता है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, जहाँ पर हम लोग लॉजिक समझने लगते हैं। इसलिए हम लोग को हार्ड सब्जेक्ट जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब दिया जाता है इस एज ग्रुप में, क्योंकि हम लोग का ब्रेन आस्ते आस्ते डेवलप कर रहा है और हम लोग लॉजिकली वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो ये माना जाता है कि 15 ईयर्स एज तक हम लोग का ब्रेन जो है डेवलप कर जाता है पूरे तरीके से, और इसके बाद तो हम लोग सीख सकते हैं, पर मेनली जो डेवलपमेंट होता है वो 15 ईयर्स के एज ही तक होता है। फिर हम लोग देखेंगे एडल्ट लर्नर्स के बारे में। अब ये एडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं? ये एडल्ट लर्नर्स वो लोग होते हैं जो अपना एडुकेशन किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए थे बचपन में, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या फिर उन्हें कोई इमरजेंसी में पढ़ाई छोड़ना पड़ा था, पर बाद में वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। इन्हें कहा जाता है आपका एडल्ट लर्नर्स। तो एडल्ट लर्नर्स में एक टर्म है एंड्रोगॉगी। इसका मतलब क्या है? द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट लर्नर्स को सिखाने का जो मेथड होता है उसे कहा जाता है आपका एंड्रोगॉगी। इसमें क्या होता है? द लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट। तो जो लर्नर्स होते हैं वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टीचर्स और द पीयर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट। यहाँ पर जो टीचिंग होता है दैट मस्ट हैव अ रिलेवेंस टू रियल लाइफ, मतलब जो रियल लाइफ है उसके साथ जॉइन होना चाहिए या फिर उससे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जैसे आप एडल्ट्स को सिखाएंगे तो एडल्ट्स को आप सिखा नहीं सकते a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप मैथमेटिक्स में कोई पीएचडी कर रहा है उसको सिखा रहे हैं तो अलग बात है, बाकी अगर किसी को भी सिखाएंगे तो वो एकदम ही ये पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके रियल लाइफ में इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये वही चीज़ सीखते हैं जो कि है रिलेवेंट टू द रियल लाइफ। फिर ये लोग होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। इनको खुद को अपना पढ़ाई कंप्लीट करना पड़ता है, इसलिए इनको स्कूल आते हैं या फिर अपने एजुकेशन को प्रोसीड करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के या फिर एडोलेसेंट्स के देखेंगे तो फिर पेरेंट्स स्कूल भेज देते हैं और पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनको स्कूल भेजते हैं। वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, पर एडल्ट लर्नर जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यहाँ पर होता है इनफॉर्मल क्लासेस। इनफॉर्मल क्लासेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एडल्ट लर्नर्स होते हैं। मान लीजिए कोई 40 साल का आदमी है या फिर 45 ईयर्स का आदमी है, तो उससे आप फॉर्मल बिहेवियर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो क्लासेस होते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल क्लासेस। मान लीजिए कोई अगर 45 की उम्र में फ्रेंच सीखना चाहता है या फिर और कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है या फिर स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पर डिफरेंट उम्र के लोग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो क्लासेस लिए जाते हैं वो इनफॉर्मल क्लासेस होते हैं, और इनके जो सिलेबस होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को कैसा चाहिए, उसको क्या नीड्स है, उसके हिसाब से सिलेबस किया जाता है। पर अगर आप देखेंगे एडोलेसेंट में, मतलब हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तब एक हम लोग को फिक्स सिलेबस दिया जाता है, चाहे वो हम लोग के काम आए फ्यूचर में कि ना काम आए, पर हम लोग को वही सीखना पड़ता है। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक था।
अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।